यकीनन गोपीनाथ मुंडे की लोकप्रियता, गोपीनाथ मुंडे के सरोकार, गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक समझ और गोपीनाथ मुंडे के जरिए जो उम्मीद और आसरा था, ये सारी परिस्थिति बताती है कि एक तरह की शून्यता कहीं ना कहीं, इस शून्यता को कौन भरेगा, कैसे भरेगा। और जो जानकारी है उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी अब से चंद मिनटों के बाद वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि दरअसल जो जानकारी यह भी आई है कि कुछ मिनटों के बाद यहां से गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर मुंबई रवाना होगा। वहां पर नरीमन पॉइंट में इसकी व्यवस्था की गई है कि वहां पर उनका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा जा सके, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को साधने में अपने तरीके से गोपीनाथ मुंडे ने अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम किया। बीजेपी शिवसेना के बीच कड़ी के तौर पर, सामाजिक तौर पर संघ परिवार वहाँ जिस रूप में काम करता है, परिवार से निकलकर बीजेपी को एक वोट बैंक को नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास, जो खेतीहर किसान मजदूर तबका जो खासतौर से विदर्भ और मराठवाड़ा का था, उसे जोड़ने के लिए श्रम करने की बात, ये सारी परिस्थितियां गोपीनाथ मुंडे के साथ लगातार जुड़ी हुई। और शायद इसीलिए क्या स्थिति महाराष्ट्र में और ख़ासतौर से आज मुंबई में जब उनका पार्थिव शरीर जाएगा, और उसके बाद चूँकि पार्थिव शरीर आज रात भर मुंबई में ही रहेगा, कल सुबह लातूर ले जाया जाएगा उसे जहाज़ से। लातूर इसलिए क्योंकि जहाज़ वहीं पर उतर सकता है, और वहाँ से लातूर से बाय रोड जानकारी मिल रही है कि उन्हें बीड़ के पार्ली में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका जन्म स्थान है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो उस इलाके के लिए जहाँ पर वो बचपन से लगातार, और आज से नहीं 1971 से सार्वजनिक जीवन जिस शख्स ने जिया, और 1971 का मतलब ये है कि लगभग 43 बरस लगातार जिसने सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच गुजारे हों, उस दौर में अकस्मात ऐसे वक्त में जब वो बतौर कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेने के बाद एक उम्मीद और आसरा हर किसी के जहन में था। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा गांवों को शहरों में बदला गया, और उसी ग्रामीण विकास मंत्रालय को संभालते हुए गोपीनाथ मुंडे अक्सर इसका जिक्र किए करते हैं कि दुकान खुल जाए, मॉल खुल जाए, इससे विकास नहीं होता है, बल्कि विकास होगा तब जब गांव का पुनरुद्धार होगा, खेती दोबारा नए तरीके से लहलहाने लगेगी, सिंचाई व्यवस्था एक पूर्ण परिपूर्ण तरीके से नजर आएगी, कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा, किसान का बेटा सोचेगा कि वह खेती कर रहा। ये सारी बात वो अक्सर जिक्र किया करते थे। लेकिन एक सवाल और था कि वो खुद जिस समाज से आते हैं उसमें बहुतेरे तबका मजदूर से जुड़ा हुआ तबका है, किसानी भी है तो बहुत कम ज़मीन है, जो खास तौर से बीड़ के इलाके में अगर चले जाइए तो खेती हर किसानों के पास, जिस समाज के पास ज़मीन है उसमें बंजारा तबके के पास किसानी उतनी नहीं है, वो मजदूर के तौर पर ज़्यादा है। और अब इनके बच्चे धीरे धीरे निकलकर पढ़ाई करके आगे निकल रहे हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा पर खास तौर से ध्यान दिया। और ये एक बड़ी खासियत है, खुद गोपीनाथ मुंडे की 3 बेटियां, तीनों को खूब पढ़ाया, और उसमें से एक बेटी अपने तरीके से पढ़ लिख कर आगे बढ़कर राजनीति में आई, और ये कहकर आई कि पिता कहते हैं कि अगर लोगों को के ज़रूरतों को साधना है तो राजनीति में आइए, और उसके बाद उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। इसीलिए बेटी निकली, और वहाँ से फिर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वो राजनीति में आई। दूसरी बेटी डॉक्टर है, तीसरी बेटी कानून की पढ़ाई कर चुकी हैं। तो ये सारी परिस्थिति बताती है कि वो खुद जिन परिस्थितियों से निकले उससे लगातार संघर्ष करते हुए एक नए हालात में अपने आप को खड़ा भी किया, और चाहते थे कि देश भी खड़ा हो, इलाके भी खड़े हो। नज़र आ रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, रामलाल, वेंकैया नायडू, तमाम नेताओं की मौजूदगी वहाँ पर, बीजू जनता दल के नेता भी वहाँ पर मौजूद थे, रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, हर नेता वहाँ पर, चूँकि अंतिम दर्शन के लिए, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा गया है। बालकृष्ण, क्या वहाँ पे और किस तरह के लोगों की आवाजाही हो रही है, कार्यकर्ता स्तर पर या नेता स्तर पर? बालकृष्ण, देखिए, लगातार प्रसून आने का सिलसिला लोगों का जारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और लोग यहाँ पर आकर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने की तैयारी हो चुकी है, थोड़ी देर में चारों तरफ जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हो गई है, उसको देखकर लगता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और यकीनन बहुत ही उनके लिए एक शोक का समय होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कल ही उन्होंने बैठक की थी अपने मंत्रियों के साथ, अपने लंबी बैठक की थी, और सबसे कहा था कि किस तरह से जो नई तस्वीर जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी की देश की बदले, उसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं। गोपीनाथ मुंडे को लेकर भी जरूर उनके मन में बहुत सारी बातें रही होंगी, बहुत ही योजनाएं रही होंगी। खुद गोपीनाथ मुंडे ने एक बार ये लिखा था, अपने ब्लॉग में लिखा था उन्होंने
उन्होंने कहा था कि जिस जगह पे वो रहते थे भीड़ के उस इलाके में, वो हमेशा वहाँ पे उन्होंने देखा कि लगातार वहाँ सूखा पड़ता है और उन्होंने देखा कि सूखे की वजह से लगातार वहाँ सूखा अकाल पड़ने की वजह से जो किसानों की बदहाली है, किसानों की जो गरीबी है, उन्होंने खुद लिखा था कि उसको देखकर ही तभी उनके मन पर यह प्रभाव पड़ा। उनको ये लगा कि उनको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये तस्वीर बदल सके, इन लोगों के लिए जिस जगह से वो आते हैं उसको लेकर के वो कुछ कर सके। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फैसला किया था कि वो राजनीति में आएंगे। और आप देखिए कि जरूर गोपीनाथ मुंडे, और उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला था, तो जरूर लगता है कि गोपीनाथ मुंडे ने कामकाज संभाला था और उनके मन में जो जिस चीज को लेकर वो राजनीति में आए थे, जिस मकसद को लेकर राजनीति में आए थे, उनको एक मौका भी मिला था, ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला था, तो जरूर उनके मन में बहुत सारी योजनाएं रही होंगी। और नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ आएंगे उनके पार्थिव शरीर को देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर गोपीनाथ मुंडे का रखा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जाहिर है ये सबसे दुखद वक्त होगा जिस वक्त वह अपने उस कैबिनेट मिनिस्टर को पार्थिव शरीर पर अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये वाकई एक ऐसा वक्त होगा, ऐसा क्षण होगा, वो खुद महसूस कर रहे होंगे कि उनके परिजनों से मिलते हुए, परिवार से मिलते हुए। पंकजा और उनकी छोटी बहन, पंकजा उनकी बेटी गोपीनाथ मुंडे की, और शायद ये पंकजा के हस्बैंड हैं, हम समझ तरीके से नहीं पा रहे, लेकिन ये पंकजा के हस्बैंड जो कि डॉक्टर हैं और इनकी पहचान एक इंडस्ट्रिस्ट के तौर पर भी है। लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह सब एक साथ नजर आ रहे हैं। समझ रहे हैं सबके लिए ये कितना दुखद मौका होगा। कल तक जो चेहरा लगातार मुद्दों पर बात कर रहा था, जो इस बात को एहसास करा रहा था कि आने वाले वक्त में कैसे वो जनता की उम्मीदों को पूरा करना है, क्योंकि जनादेश इतना बड़ा है। और ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को भी इसका एहसास होगा कि दरअसल जब पूरे देश उम्मीद और भरोसे और आस्था एक तरीके से सरकार के भीतर, उनके भीतर, ऐसे वक्त में उनका एक ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर की मृत्यु हो गई जिसके ज़रिए बहुत सारी उम्मीदों को पूरा करने के सपने प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाल रखे थे कि इसके ज़रिए किस दृष्टि से, किसका, शायद इसीलिए यही वजह है कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें पूरे देश के सामने खुद को मजबूती के साथ खड़ा भी रखना है, उम्मीद नहीं टूटे ये भरोसा भी दिखलाना है, और इन सब के बीच अपने साथी, सहयोगी और परम मित्र कह लीजिए या एक आदर्श पॉलिटिशियंस के तौर पर मौजूद गोपीनाथ मुंडे की विदाई भी करनी है। ये सारी चीज़ों का सम्मिश्रण इस वक्त मुख्यालय में नज़र आ रहा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी बेहद गमगीन, वो समझ रहे हैं, वो सिर्फ सुन पा रहे हैं कि क्या थी स्थिति, कैसे थी। बेटी पंकजा जाहिर है लगातार उनकी आंखें भीगी हुई हैं और ये एक बेटी को विरासत में राजनीति शायद पिता इस रूप में ही देकर गए कि जब अब सामने विधानसभा चुनाव है तो उन्हें लड़ना है चुनाव। पिछले चुनाव में जब पंकजा चुनाव लड़ रही थी पार्ली से, तब गोपीनाथ मुंडे चुनाव प्रचार करने के लिए एक बार गए थे, और एक बार भी इसलिए गए थे कि उन्होंने कहा था कि मैं ये बताने आया हूँ यहाँ पर कि मेरी बेटी नहीं बल्कि ये बेटी मैंने अब आपको दे दी, अपने इलाके में, अपनी जन्मभूमि पर मैं सौंप के अपनी बेटी को जा रहा हूँ, ये अब इस पूरे इलाके को देखेगी। बेटी उनकी चुनाव जीत गई। और सवाल ये है कि जिस स्थिति में बीड़ जिले के भीतर जितनी तमाम चीज़ों की पूर्ति खुद गोपीनाथ मुंडे ने बतौर विधायक, बतौर मंत्री, फिर बतौर सांसद, ये सारी चीज़ों को लेकर की है, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी उम्मीद में अब मंत्री बनने के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद इसका एहसास पार्टी के भीतर जरूर रहा होगा कि अब किसी न किसी तरीके से गोपीनाथ मुंडे शायद कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में बीड़ ही नहीं पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र को ले जाएंगे। और महाराष्ट्र में जिसका जिक्र बालकृष्ण भी कर रहे हैं हमारे सहयोगी जो हेडक्वार्टर में मौजूद है, कि महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की बात गोपीनाथ मुंडे को चल रही थी। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ये भैया जी जोशी पहुँचे हैं, ये हम बता दें, संघ की तरफ से ये मौजूदगी हमको लगातार दिखा रही है कि संघ ने एक अपने ऐसे स्वयंसेवक को खोया है जिस स्वयंसेवक को लेकर वो गर्व महसूस करता होगा, क्योंकि एक ऐसा स्वयंसेवक जो शाखा लगाता था, 70 के दशक में जो शाखा लगाता था,
भैया जी जोशी। इससे पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत जी पहुंचे थे, उनके साथ सुरेश सोनी पहुंचे थे, राम माधव पहुंचे थे, और अब भैया जी जोशी को हम देख रहे हैं। तो ये सारे लोगों की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि संघ ने भी अपने वो एक ऐसे स्वयंसेवक को खोया जिसे वो सिर्फ राजनेता के तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि इस रूप में भी देखते हैं कि किसी तरीके से वो स्वयंसेवक जो समाज को जोड़ रहा था, लोगों को जोड़ रहा था, सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से सामाजिक शुद्धिकरण की दिशा की जो दृष्टि होती है आरएसएस की, उस दिशा को आगे बढ़ा रहा था, उस शख्स को खोया। और वो शख्स की राजनीति में आना, फिर राजनीति में वह भी एक सोशल इंजीनियरिंग ही हिस्सा थी, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति में जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक राजनीतिक प्रयोग किया, उसके बाद आरपीआई निकली, वहाँ पर एक बंजारा समाज का शख्स बीजेपी के साथ जुड़ता है और राजनीति को एक नए तरीके से देखने की दृष्टि भी पैदा करता है और अपने कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम क्षण तक ये सोच कर लड़ता है कि उन्हें कद जगह सब चीज़ मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रीमा बताइए आप क्या देख पा रहे हैं? रीमा हमारी आवाज़ आ रही है तो आप मौजूद हैं वहीं पर? नरेंद्र मोदी ने काफ़ी देर तक बातचीत की। बिल्कुल देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी दोनों ने ही काफ़ी देर तक, जो पंकजा हैं, शरद यादव पहुंचे हैं, शरद यादव भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं वहाँ पर। जिस तरीके की पहचान गोपीनाथ मुंडे की है उसमें पार्टी मैटर नहीं करती है, पार्टी मायने नहीं रखती है कि वो बीजेपी की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरसंघ चालक भी वहाँ पर आते हैं, सरकारवाहक भैया जी जोशी भी वहाँ पर पहुँचते हैं, सुरेश सोनी भी वहाँ पर पहुँचते हैं, राम माधव भी वहाँ पर पहुँचते हैं। संघ परिवार की मौजूदगी भी उसी रूप में रहती है और उसके बाद बीजेपी की मौजूदगी, बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी, अब सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी और शरद पवार की मौजूदगी, महाराष्ट्र के नेताओं की मौजूदगी, ये सारी स्थिति बतलाती है कि किस तरीके से गोपीनाथ मुंडे ने अपने राजनीतिक जीवन में लोगों के साथ जो जुड़ाव महसूस किया और जो जोड़ कर रखा, वो सिर्फ ये नहीं था कि हमने जोड़ा और आगे बढ़ गए। यही वो वजह है कि बार बार गोपीनाथ मुंडे को महाराष्ट्र अपनी तरफ खींचता था, बार बार बीड़ उन्हें खींचता था। वो महीने में एक बार बीड़ जरूर चले जाते थे, वो महाराष्ट्र से बाहर रह नहीं पाते थे। और जब पहली बार दिल्ली आ भी रहे थे तब भी ये कह रहे थे कि मैं सिर्फ दिल्ली तो ये सोच कर आ रहा हूँ कि मुझे वापस महाराष्ट्र लौटना है। लेकिन ये वाकई किसे पता था कि जो शख्स महाराष्ट्र लौटने के लिए दिल्ली आया हो वो दिल्ली में आखिरी सांस ले और उसका पार्थिव शरीर आज महाराष्ट्र जाएगा, ये कल्पना के परे था। लेकिन ये सब कुछ है और ये सच है और ये सच नंगी आंखों के सामने है। लेकिन शायद ये एक बेहद दुख और बेहद एक ऐसा शून्यता वाली राजनीतिक शून्यता के दौर भी है बीजेपी के लिए, संघ परिवार के लिए, सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, जो नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे उन्हें चुना और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो अहम मंत्रालय है वो ये सोच कर दिया कि वो कैसे उस ग्रामीण जीवन को पाटना चाहते हैं जिस ग्रामीण जीवन को जीकर निकलते हुए दिल्ली और लोटियंस की दिल्ली तक पहुँचे। कार्यकर्ताओं का आवाजाही शुरू हो गई है और ये जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे उन्होंने परिजनों से बात की, खासतौर से गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा वहाँ पर मौजूद, उनके पति मौजूद, उनकी छोटी बहन मौजूद, ये सभी लोग मौजूद थे। उस समय लगातार बातचीत हो रही थी। देश के गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पीछे वेंकैया नायडू को भी खड़े हुए हैं, संसदीय मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लंबी बातचीत की, समझा और फिर इन हालातों को समझा कि जिन स्थितियों में हुई है, लेकिन सबकी आंखें नरेंद्र मोदी पर इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर शायद उम्मीद और भरोसा नरेंद्र मोदी पर इतना ज़्यादा हर किसी का है इस दौर में, क्योंकि समझ रहा है कि शोक के वक्त तो हैं लेकिन शायद काम भी है और शायद इस बहुत सारे काम को पूरा करना है। और ऐसे में एक साथी छूटा है, सहयोगी छूटा है, एक ऐसा शख्स छूटा है जिसके पास अनुभव का खजाना था, उस ज़मीनी स्तर की राजनीति को साधने की एक हुनर थी, वो चीज़ छूटी है। तो अलग अलग तरीके से अब आप देख सकते हैं कि आम कार्यकर्ताओं कि वहाँ पर आवाजाही शुरू हुई है, जो बीजेपी हेडक्वार्टर में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी और परिवार बेहद शोकाकुल, सभी लोगों की मौजूदगी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में 11 अशोक रोड, एक ऐसा हेडक्वार्टर जो कल तक उत्साह उल्लास में डूबा था, एक ऐसा हेडक्वार्टर जिसने 16
तारीख को देखा था कि इस देश में परिवर्तन की लहर और बीजेपी उम्मीद के सारे पूरे देश में देखी जा रही है। इस हेडक्वार्टर ने ही देखा था यहाँ पर परिवर्तन। और कल ही परसों ही की तो बात है जब बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी जब पहुंचे और उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी के अदने से अदने कार्यकर्ता तक की क्या महत्ता रहती है, और उसमें एक अदना सा कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक छोटा सा स्वयंसेवक निकलकर कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचा है, तो हर किसी को एहसास इस बात का ज़रूर होगा कि जिस अथक श्रम के साथ गोपीनाथ मुंडे ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, अब उसी का एक शायद फल भी है, जहां इतनी बड़ी तादाद में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर कोई पहुंच रहे हैं। रीमा, हमारी आवाज़ आ रही है तो जरा बताइए वहाँ पर क्या आप देख पा रही हैं, क्योंकि हम लगातार श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता बीजेपी हेडक्वार्टर में देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं यहाँ से। उनकी लाल के साथ काफ़ी देर तक सांत्वना दी, उनकी बेटी के साथ बात की, पंकजा के साथ, गोपीनाथ मुंडे की बेटी जो यहाँ पर मौजूद हैं। और दुख की इस घड़ी में पूरी पार्टी साथ रहेगी, ये दिलासा दिया गया नरेंद्र मोदी ने तमाम कि किस तरह से बॉडी को ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो भी श्रद्धांजलि रखी जाएगी उस पूरे कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर बातचीत की है। विनोद तावड़े जो कि महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ लगातार बात की राजनाथ सिंह ने और नरेंद्र मोदी ने। लेकिन कुल मिलाकर सीधे तौर पर अब यही लग रहा है कि क्षति है इस वक्त पार्टी के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर थे। और गोपीनाथ मुंडे को प्रसून जी जब हम याद करते हैं तो हमें वही एक मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है। जब भी कभी उनसे बात की जाती थी, चाहे हम लोग किसी खबर को लेकर बात करते थे या पार्टी में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर बात करते थे, तो वो कभी एक गुस्सा नहीं दिखाते थे, कभी एरोगेंट वो नहीं हुए। और हमेशा से जब उनको कुछ बताना होता था मुस्कुराकर बताते थे। कल रात को भी काफी लंबी बैठक चली थी, जब मंत्री परिषद की बैठक बुलाई थी नरेंद्र मोदी ने। 10:30 बजे सारे मंत्री निकल कर गए थे और तब भी गोपीनाथ मुंडे ने मीडिया से बात जरूर नहीं की, लेकिन वो हाथ जोड़कर अपनी गाड़ी में चले गए थे। तो वो जो लम्हे हैं गोपीनाथ मुंडे से जुड़े हुए, ना सिर्फ हमें याद आ रहे हैं बल्कि इस वक्त भी जो पार्टी के सभी तमाम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। सब गोपीनाथ मुंडे की उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं और वही शोक लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। यकीनन हम रीमा देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों की मौजूदगी, कार्यकर्ताओं का हुजूम, नेताओं की मौजूदगी, परिजनों का दुख, ये सारी चीज़ बतलाती है कि इतनी बड़ी तादाद में एक ऐसी विदाई भी हो रही है जिस वक्त इस सरकार को लेकर इतनी उम्मीद, इतना भरोसा, सब कुछ है। और नरेंद्र मोदी ने वाकई बहुत हिम्मत के साथ मौजूदगी अपनी दिखाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस वक्त एक ऐसा वक्त है जहां इस उम्र में उन्हें अभिभावक की भूमिका भी निभानी है। ना सिर्फ पार्टी की बल्कि सरकार की अभिभावक की भूमिका, बल्कि इस देश के अभिभावक के तौर पर भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर लोग देख रहे हैं। तो शायद उस अभिभावक का ही एक हिस्सा था जिसमें हमने देखा कि उन्होंने पंकजा को भी आशीर्वाद दिया, उससे कुछ संवाद किया, लेकिन बड़ी ही हिम्मत के साथ वो खड़े रहे। और ये एक बहुत मौजूद स्थिति है रीमा। लेकिन एक चीज़ बताइए, वहाँ पर दूसरे राजनीति, हमने देखा शरद पवार भी वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा वहाँ पर शरद यादव भी पहुँचे। अक्रॉस द पार्टी जो ख़ास तौर से गोपीनाथ मुंडे की लोकप्रियता का पैमाना था, वो आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा कि हर राजनीतिक दल के नेता मिलते थे, दिखाई देते थे तो मुस्कुराते ही थे वो। ये एक सच है। तो ये उनके सरोकार कितना मायने रखते हैं। बिल्कुल, देखिए, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, यही बात अब सबके जुबान पर आज है, जबकि मुंडे नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सभी लोग यही बात कर रहे हैं। हमने देखा कि शरद पवार भले ही दूसरी पार्टी में हो, एनसीपी के दिग्गज हो, लेकिन यहाँ पर पहुंचे और काफी देर तक रहे। ना सिर्फ परिवार से बात की बल्कि पूरे इंतजामों पर उन्होंने बात की, अपनी जरूरत, उन्हें उनकी जो जरूरत पड़ सकती है उस सबको लेकर उन्होंने बात की। तो हम लगातार देख रहे हैं कि ये वो रिश्ते थे जो पार्टी से हटकर थे, जो गोपीनाथ मुंडे ने सभी के साथ बनाए। और यही वजह रही कि इस वक्त यहाँ पर जो हम लगातार
लगातार देख रहे हैं कि सुबह से ही, जब से यहाँ पर पार्थिव शरीर तो अभी आया, लेकिन जब सिर्फ फोटो थी तब भी अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ आने शुरू हो गए थे। और यहाँ पर इस वक्त ना सिर्फ एनसीपी के नेता पहुंचे, शरद यादव पहुंचे, बल्कि हमने देखा कि संघ से जुड़े तमाम यहाँ पर, चाहे वो भैया जी जोशी हो, मोहन भागवत हो, राम माधव हो, वो भी काफी देर तक यहाँ रुके। तो कुल मिलाकर अब हम विधानसभा चुनावों की बात अगर करें प्रसून जी, तो क्षति तो जरूर है बीजेपी के लिए। हालांकि अभी पार्टी में इस तरह की कोई हलचल नहीं शुरू हुई है, क्योंकि इस वक्त मौका बहुत ही संगीन है। लेकिन जाहिर तौर पर अब पार्टी को ये देखना होगा कि तमाम जो बड़े नेता हैं, एक बड़े नेता, बड़े कद के नेता गोपीनाथ मुंडे, जिनके विचारों को लेकर अब विधानसभा चुनाव की बात हो रही थी कि उनका क्या रोल रहेगा, वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो अब पार्टी को इस क्षति से उबरने में लगता है कि काफी समय लगेगा, और वो भी तब जबकि चुनाव अब लगभग बिल्कुल सर पर है। नहीं, हमने देखा कि एक्चुअल में ये स्थिति नहीं है ऐसी कि लोग इस एहसास को समझ रहे हैं। मसलन पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के लिए ये एक बड़ा लॉस है। यानी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इसका एहसास है। महाराष्ट्र में राजनीति को अपने अनुकूल हामिद अंसारी साहब नज़र आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति, वह भी वहाँ पर पहुँचे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की मौत के बाद, निधन, अकस्मात निधन के बाद राष्ट्रपति की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जो हमने दिखा। अटल बिहारी वाजपेयी के घर से भी श्रद्धा सुमन आए। राष्ट्रपति के निवास प्रणब मुखर्जी, खुद हामिद अंसारी यहाँ पर खुद पहुँचे, उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, और वो यहाँ पर पहुँचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जो जानकारी है उसमें अगले 1 घंटे तक के भीतर ये सब कुछ यहाँ से जो चल रहा है, उसमें फिर ये मुंबई में व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर भी हम आपको वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख जो है वो महाराष्ट्र में भी है। रीमा, ये एक सच है कि भारत की राजनीति में एक ऐसे मोड़ पर इस वक्त बीजेपी खड़ी है जहाँ उसे इस तरीके के नेताओं की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया हो। ग्रास रूट का मतलब ये होता है कि आप ज़मीनी सच को नीतियों में अब इम्प्लीमेंट करा दें, और इसका इंतज़ार हर किसी को था। और कम से कम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का इलाका, विदर्भ का इलाका, इन सबको ग्रामीण विकास को लेकर एक उम्मीद और आसरा जरूर रहा होगा। तो इस तरीके से बीजेपी के भीतर किसी न किसी तरीके से एक शून्यता तो है, और हम देख रहे हैं कि हामिद अंसारी साहब ने पंकजा लगातार जो भी मिलने आता है वो लगातार सिसक कर रो रही है। पंकजा जो कि परली विधानसभा से चुनाव पिछली बार जीती थी, पिता ने उम्मीद जताई। अब आप देखिए, तिरंगे में पार्थिव शरीर को लपेटा जा रहा है, यानी बीजेपी का झंडा इससे पहले था, अब ये राजकीय सम्मान के साथ अब इस पूरे पार्थिव शरीर को अब ये राजकीय सम्मान के स्थिति आ गई, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अब पार्थिव शरीर यहां से बम्बई भी ले जाया जाएगा, और अंतिम संस्कार भी अब राजकीय सम्मान के साथ होगा। तिरंगे में झंडा लपेट लिया गया है। सेना ने अपने हाथ में ले लिया है पार्थिव शरीर को। आप देख पा रहे हैं सेना के तीनों अंगों की मौजूदगी होती है ऐसे वक्त, जब राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जाता है। और ये हम तस्वीर देख रहे हैं। सेना के विमान के ज़रिए ही अब जो जानकारी है वो ले जाया जाएगा यहाँ से मुंबई से लातूर, वो लातूर कल ले जाया जाएगा। लेकिन अब अंतिम संस्कार चूँकि कल परली में होना है, तो परली वही जगह जहाँ पे जन्म हुआ गोपीनाथ मुंडे का, वहीं पर बचपन बीता, वहीं पर स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद वो बीड़ के अम्बी जोगई में ज़रूर चले गए वहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, और इसके बाद एक लंबा सिलसिला जो कि उन्हें सार्वजनिक जीवन जीने की दिशा में ले गया, चाहे वो संघ परिवार से जुड़ा हुआ जीवन हो, चाहे वह किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर बीजेपी को महाराष्ट्र में ऊंचाइयों तक ले जाने की बात हो, प्रमोद महाजन के साथ जुड़ना। लेकिन ये वाकई इस परिवार के साथ एक त्रासदी ही रही, जहाँ पे प्रमोद महाजन की अकस्मात हत्या हो गई थी। और उस वक्त गोपीनाथ मुंडे को हर कोई देख रहा था, सोच रहा था कि शायद गोपीनाथ मुंडे की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले शख्स प्रमोद महाजन हैं। लेकिन प्रमोद महाजन की हत्या के बाद गोपीनाथ मुंडे ने हर परिस्थिति को संभाला। खुद प्रमोद महाजन की बेटी राजनीति में आई, चुनाव लड़ने के दौरान बहुत जांडस बंधाते थे, उसे आगे बढ़ाते थे, फिर अपनी बेटी पंकजा को राजनीति में लेकर आए। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि किस तरीके से
गोपीनाथ मुंडे ने 2-3 बातों का जिक्र हमेशा अपने जीवन में किया और उसे लागू भी किया कि शिक्षा दीक्षा जरूरी है। बचपन में जो परिस्थिति उन्हें नहीं मिली वो परिस्थिति भीड़ में हर किसी को मिलनी चाहिए। इसीलिए विधायक का पहला पैसा स्कूल के लिए जाता है, स्कूल खुलता है। फिर कॉलेज खुलने की और टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात, उसके बाद जिस अंधेरे कमरे में शायद रात गुजारी होगी, बिजली थी नहीं उस वक्त, तो पावर प्रोजेक्ट भी भीड़ में आया। हम आपको दोस्त तस्वीर और दिखा रहे हैं जो दर्शक अभी जुड़े हों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुँचे थे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, तो उस समय की किस तरीके की गमगीन माहौल था श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद। और एक क्षण तो अटक तौर पे वो देखते रह गए कि जिस तरीके से कल रात तक तो बैठक में मौजूद थे और फिर उन्होंने परिवार के सदस्य आशीर्वाद दिया। और नरेंद्र मोदी की भूमिका इस वक्त बहुत बड़ी है क्योंकि पार्टी, सरकार और उम्मीद और भरोसा सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ हर कोई उस दृष्टि से ही देख रहा है कि जहां पर उसकी उम्मीदों को पूरा हो। लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे मोड़ पर और बहुत कम दिनों के अंतराल पे ये शोक सामने आकर खड़ा हो गया है जो एक राजनीतिक शून्यता के संकेत भी दे रहा है। और इस बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी को जरूर है कि दरअसल गोपीनाथ मुंडे जिन परिस्थितियों को साधते हुए निकले उसमें संघ परिवार की मौजूदगी ने भी याद बताया कि क्यों आखिर संघ परिवार अपने ऐसे स्वयंसेवक के लिए चला आया। और संघ चालक हो, चाहे भैया जी जोशी हों, सुरेश सोनी हो, हर कोई पहुंचा, राम माधव यहाँ पर पहुँचे। ये सारी परिस्थिति बताती है कि जमीनी स्तर पर राजनीति करना ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन को बनाना, उस संगठन के जरिए राजनीति को आगे बढ़ाना। और दर्शकों को हम ये बता दें कि कुछ देर बाद यहाँ से तकरीबन 2 बजे पुराना था लेकिन 2:30 बजे तक शायद ये यहाँ से पार्थिव शरीर की रवानगी होगी मुंबई के लिए। मुंबई के नारीमन पॉइंट पे जो बीजेपी का दफ्तर है वहाँ पर व्यवस्था की गई है अंतिम दर्शन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए वहाँ पर अंतिम दर्शन किया जाएगा।